scholars who have gathered here with us for the 184th episode of Gyan Ganga Knowledge Voyage weekly webinar series, which is conducted every Thursday at 3:30 p.m. I, Dr. Pooja N, on behalf of RAV, welcome you all for today's session. I would like to express my heartfelt gratitude and welcome our mentors who have always been there to guide, motivate, and encourage us for this series. Respected Padma Bhushan by Shri Devendra Tribhunaji, President Governing Body Member RAV. Respected by Shri Rajesh Kotecha, Secretary, Ministry of Ayush. Respected Dr. Vandana Siroha, Ma'am, Director RAV. Now we would like to begin with the Dhanvantri Vandana. Namami Dhanvantari Devam Surasurairvandita Pada Padmam Loke Jararubhaya Mrityunasham Dataramisham Vividhaushadhina. Next, I would like to introduce today's speaker for the session, Ved Malhar Prabhakar Joshi sir, who completed his Ayurveda Acharya BMS degree from Shivaji University, Kolhapur, and currently is practicing in Sangli, Maharashtra for the past 35 years and specializes in Panchakarma and Panchabhautik Chikitsa. He specializes in treatment of various diseases like Arbuda, Yakrit Vikar, Jalodhara, Amvat, etc. He has given many lectures in various seminars and clinical symposiums, has conducted workshops for students on Rasaushadhi preparations, Gugulu Bhasma, etc., has been awarded with Ved Khadivale Sanstha Pune and Ved D.V. Shinde Shastri Rasaushadhi Puraskar in 2008. He has been practicing initially in the rural areas since 1991 and is contributing towards the society in the field of Rasa Shastra, specializing in bhasmas, traditionally prepared, and also Panchabhautika treatment. I welcome sir for today's session. आपका स्वागत है। शुरुआत करनी है? हाँ जी सर, आप स्लाइड शेयर कर दीजिए। एक मिनट, सिर्फ स्लाइड आगे जाती है ना, देखेंगे जा रही है ना? हाँ ठीक है। नमस्कार सभी गुरुजन, सभी जो स्टूडेंट्स आज इस सेमिनार में या वेबिनार में ज्वाइन हुए, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत भी करता हूं, और उनके साथ जो गुरुजन है उनको भी नमन करता हूं। और उससे भी पहले आज ये आरएवी के टीम ने मुझे मेरे विचार आपके साथ साझा करने के लिए जो समय दिया, उसके लिए पूरी टीम का मैं अभिवादन और आभार सबसे पहले ही करता हूं। जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा नहीं है, लेकिन टीचर्स डे तो है। हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थ एनिवर्सरी का दिन है, तो उनको भी नमन करता हूँ। भगवान धन्वंतरी को सादर नमन करके मेरे जो आराध्य गुरु है कैलाशवासी बृहत्रयी रत्न वैद्यराज आवा दातार शास्त्री, उनका चरण स्पर्श करके मैं आज का विचार आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। आज का हमारा विचार है सोमनाथी ताम्र भस्म। उसके लिए ताम्र यानी हम सभी लोग जानते हैं, 2-3 पद्धति से मार्केट में हमें यह अवेलेबल होता है, लेकिन हम ज़्यादातर ताम्र के विद्युत वाहिनी जो वायर्स रहते हैं उनमें से निकालकर, यानी वो पूरी तरह से शुद्ध है ऐसी बात नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर तांबा उसमें हमें मिल जाता है।
ऐसे सोचकर उसका प्रयोग हम ज़्यादा भस्म के लिए करते हैं। थोड़ा सा आधुनिक विचार एक 2-4 स्लाइड्स में सिर्फ आपके सामने रखता हूँ और हम सोमनाथी ताम्र की ओर चलेंगे। सामने मैंने लिखा है, आप शायद सभी पढ़ सकते हैं। कॉपर इसेंशियल एलिमेंट है, जैसे प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमंस को भी। तो हमें इसके बारे में, इसका प्रयोग करते समय कोई भी हिचकिचाहट मन में नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादातर इसका रोल आरबीसी बनाने में रहता है। ये सब जो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये आधुनिक ग्रंथों के हिसाब से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कॉपर इम्बैलेंस हो गया, वैसे तो वो बॉडी में लिवर, ब्रेन, हार्ट, किडनीज, हमारे स्केलेटल मसल्स, यहाँ सब रहता ही है। लेकिन यदि इसमें इम्बैलेंस हो गया तो अल्जाइमर सर की डिसीज भी हो सकती है। आयरन और कॉपर मिलकर आरबीसी बनते हैं। सफिशिएंट कॉपर इन द डाइट, ये महत्वपूर्ण विषय आधुनिक लोगों ने भी दिया है कि डाइट में अच्छी तरह से कॉपर हमें मिलना चाहिए, तभी जाकर प्रिवेंट्स कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब चीज़ें होती है। और उसके लिए फिर उन्होंने बैलेंस्ड डाइट होना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय बोला है। फूड से ही कॉपर हमें मिलना चाहिए, ना कि ज़्यादातर सप्लीमेंट से। सप्लीमेंट्स में जो कॉपर दिया जाता है उसमें ज़्यादातर ये दुष्परिणाम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बस इतनी सी जो जानकारी थी, हमने उसमें जो हमारे आज के लेक्चर के लिए आवश्यक थी वो हमने ले ली। अब हम हमारा आज का जो विषय है सोमनाथी ताम्र भस्म, इसके ओर चलते हैं। मेरे गुरुजी या हमारी ये जो पंचभौतिक सब वैद्य मंडली है, वो ताम्र को शुल्ब ऐसे कहते हैं। तो आगे मेरे पूरे लेक्चर में जहाँ जहाँ शुल्ब शब्द आएगा तो वहाँ वहाँ ये सोमनाथी ताम्र भस्म हमें पकड़ना है। एक 2-4 मिनट में इसकी निर्माण प्रक्रिया आपके सामने रखता हूँ। सोमनाथी आप सभी लोग जानते ही है, सोमनाथी ताम्र भस्म एक कुपी पक्व पद्धति से बनाया जाने वाला और हरताल और मनशील मारित ताम्र भस्म है। उसके लिए पारद गंधक की कज्जली यानी गंधक जानना भी होती है, पारद के साथ उसका मारण होता है, तो ज़्यादातर वो निर्विष जल्दी बन जाता है। तो उसके लिए जो हम पारद यूज़ करते हैं वो हिंगुलोत्थ पारद रहता है। उसमें भी हम हिंगुलोत्थ पारद निकालते वक्त हिंगुल को नींबू रस और चने का पानी, हरभरा आम ऐसे मराठी में उसको बोला जाता है, वो निकालकर उसी से भावित करके फिर ऊर्ध्वपातन करके पारद निकालता है। नींबू रस से भावित कर दिया तो नीचे के घट में ज़्यादा मशेरी यानी रक्षा, राख नीचे ज़्यादा बाकी रहती है। उसके बदले में ये अम्ल रस प्रदान दोनों भी अम्ल रस प्रदान द्रव्य है। चने की आम या चने का पानी, उसमें मशेरी बहुत कम रहती है और उसमें हम 1 किलो से अभी तक हमने 775 ग्राम तक पारद ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया करके निकाला भी है। ये चने का पानी या चने की आम निकालने का एक आसान तरीका है। पूरी धोती चने के जो खेत रहते हैं उनके ऊपर से सिर्फ घुमानी है, आगे जाकर वो निचोड़कर उसमें से जो पानी निकलता है पूरे रात भर उसके ऊपर दव बिंदु संचित होते हैं। सुबह जल्दी जाकर वो सब दव बिंदु इकट्ठा करके वो निचोड़कर उसका जो पानी होता है वो उसको चने का पानी या हरभरा आम ऐसे बोला जाता है।
तो हिंगुल शोधन करते वक्त यह पिक्चर्स हमें दिखाई देती है। खलव यंत्र में हमने हिंगुल लिया है, उसमें वो चने की आम डाली है और मर्दन चालू है। मर्दन करते करते पूरा सूख जाता है। वो सूखा हुआ एक पिक्चर मैंने आपके सामने रखा है। उसके लिए हम डमरू यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये तो सेकंड ईयर वाला फर्स्ट ईयर वाला विषय है, लेकिन आपके सामने इसका प्रारूप आ जाए इसलिए मैंने आपके सामने ये रखा है। यह ऐसा डमरू यंत्र हम घर पर ही बनाते हैं। नीचे वाला घट थोड़ा छोटा रहता है, ऊपर वाला घट उससे बड़ा रहता है। 24 घंटे मध्यम अग्नि देकर हम उसको ऊर्ध्वपातन, उस हिंगुल का ऊर्ध्वपातन करके ऊपर के मटके में हमें पारद मिल जाता है। बहुत सारे वैद्य यह हिंगुलोत्थ पारद ही डायरेक्टली औषधि प्रयोग में यूज़ करते हैं। ये दो पिक्चर्स पारद के मैंने आपके सामने रखा है। एक में एक साथ 725 मिला था, ये दूसरे में थोड़ा ज़्यादा है। हम क्या करते हैं, पारद जैसे कि ग्रंथों में या वृद्ध वैद्यों ने भी बताया है कि पारद संस्कारित ही लेना है, लेकिन हिंगुलोत्थ पारद भी हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। मैं क्या करता हूँ, दो संस्कार उसके ऊपर करता हूँ। पहला एक स्वेदन है और दूसरा मर्दन। ये दो संस्कार करके मैं उसका प्रयोग करता हूँ। सैंधव जल में दोला यंत्र पद्धति से 24 घंटे स्वेदन, उसके बाद मर्दन संस्कार है। ये गृहधूम इष्टि का ये श्लोक है, रस चंडांशु का ये शुष्क मर्दन और आर्द्र मर्दन, ऐसे दो प्रकार होते हैं। इटकर चूर्ण सैंधव है और रक्त सर्षप, ये तीनों से 3-3 घंटे मर्दन करना। उसके बाद अम्ल कांजिका, कांजी से उसको धो लेना है, फिर से दूसरा सूखने के बाद सैंधव डालना है, 3 घंटे मर्दन, फिर कांजी से धोना, रक्त सर्षप चूर्ण, ऐसे 3 बार करते हैं। आर्द्र द्रव्य में गुड़ और गोदधि ये साथ मिलाकर मर्दन 3 घंटे करते हैं और वो कांजी से धोकर हम लेते हैं। कौन सा भी भस्म हम जब भी करते हैं तो निर्माण विधि यही बताया गया है कि शोधन करो, मारण करो, और उसके बाद अमृतीकरण करने के अलावा उसका शोधन मारण किया और भस्म हो गया ऐसी बात नहीं रहती, तो अमृतीकरण करना ये भी बात आवश्यक होती है। सामान्य शोधन हम सभी लोग जानते हैं, तैले तकरे गवामूत्रे करके हर एक में 7-7 बार आरक्त करके निर्वापन करना है, ऐसे 7 बार पाँचों में करना है। ग्रंथों में बहुत सारे अन्य प्रकार भी शोधन के दिए हैं। गोमूत्र है, नींबू रस है, या चिंचाकल का टंकण, ये सब में दोला यंत्र से पाचन है। ताम्रपत्र गोमूत्र में 1 प्रहर दोला यंत्र से, ताम्र पत्र पर नींबू रस, ये सब हमें ग्रंथों में मिलने वाला है। 4-5 प्रकार ग्रंथों में दिए हैं। हम क्या करते हैं, ये और एक वृद्ध वैद्याधार परंपरा में भी एक अलग सा ताम्र शोधन दिया है। बरड़ चूर्ण है, छाछ में डुबो के रखना है, हर रोज छाछ बदलना है, 5वें दिन गुनगुने पानी से धोकर सुखाकर 24 घंटे तिल तेल में रखना है। तिल तेल पूरा खत्म हो जाए इतना वो आरक्त करना है, फिर उसके ऊपर छाछ छिड़कना है, फिर आरक्त करना है। ऐसे 7 बार करने से भी ताम्र शुद्धि हो जाती है। ताम्र के मारण प्रक्रिया भी बहुत सारी ग्रंथों में दी है। पारद गंधक कजली, नींबू रस भावना है, ताम्र पत्र पर लेप करना, शराब संपुट। मैं जो करता हूँ वो दूसरी पद्धत है, पारद गंधक कज्जली, हरताल मनशील कज्जली और कुपीपक्व पद्धति से, कि जिसको आगे जाकर सोमनाथी ताम्र भस्म बोला जाता है। और 1-2 प्रकार है, गंधक ताम्र शराब संपुट गजपुट देना, वनस्पति मारित वृद्ध वैद्याधार से भी बताया गया है। अब जो सोमनाथी बनाते हैं उसकी थोड़ी सी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। उसमें पारद 100 ग्राम, गंधक 100 ग्राम रहता है। यहाँ पर भी दातार शास्त्री ने थोड़े थोड़े विचार इसमें ज़्यादातर दिए हैं।
अब ये कज्जली हम ताम्र के साथ प्रयोग करने वाले हैं। तो ताम्र के साथ यानी रूक्षण, शोधन, ये प्रक्रिया, ये कार्य उससे हमें अपेक्षित आगे जाकर मैं ये बताने वाला हूँ, लेकिन ताम्र से हमें अपेक्षित यही कार्य रहेगा। तो यहाँ जो गंधक हम लेते हैं वो भृंगराज स्वरस से शोधित, माका रस शोधित, ये गंधक हम इसमें यूज करते हैं, तो वो ज़्यादा पाचन हो जाता है। ताम्र 100 ग्राम है, हरताल 50 ग्राम है, मनस्शील 25 ग्राम है। हरताल की भी शुद्धि, मनस्शील की भी शुद्धि ग्रंथों में बताई गई है। सबसे बढ़िया और सबसे आवश्यक बात यह रहती है कि कज्जली निर्माण, इसमें हम चूक गए तो आगे जाकर जो हमें सिंदूर और कुपी में गलस्थ सिंदूर और तलस्थ ताम्र ये जो मिलने वाला है, उसमें ये प्रक्रिया अच्छी तरह से हो गई तभी जाकर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो पारागंधक की कज्जली 15 घंटे कम से कम हम मर्दन करते हैं। दूसरे खरल में हरताल और मनस्शील का 10 घंटे तक मर्दन करते हैं, और बाद में ये दोनों मिलाकर में पारागंधक, हरताल, मनस्शील आगे 20 घंटे मर्दन करते हैं, तभी जाकर वो अच्छी निश्चंद्र कज्जली बन जाती है। कज्जली बनने के बाद वो कुपी में रखना, ये सब आगे आ जाएगा। वो बहुत सारे, मैं दुर्भाग्य से बोल रहा हूँ, बहुत सारे कॉलेज में भी अभी जो पढ़ाया जाता है वो दुर्दैव से ये क्रम छोड़कर सिखाया जाता है। दीपाग्नि, मध्यमाग्नि, तीव्राग्नि यही बात करते हैं, तभी जाकर अच्छा यील्ड हमें मिल जाता है। लेकिन 24 घंटे, 16 घंटे मध्यमाग्नि, बाद में 8 घंटे तीव्राग्नि देना, ये सब कौन करेगा? ब्लोअर लगाते हैं और 6 घंटे में, 7 घंटे में सिंदूर, रस सिंदूर, ताम्र सिंदूर, रौप्य सिंदूर सब निकालते हैं, वो तो काम नहीं करेगा। लेकिन इस पद्धति से दीपाग्नि, मध्यमाग्नि, तीव्राग्नि ऐसे कर कर हम जो सिंदूर कल्प बनाते हैं उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ईंधन जो हमें यूज़ करना है वो भी थोड़ा सा दमदार ईंधन होना चाहिए, इसीलिए बबूल की लकड़ियाँ हम इसमें यूज़ करते हैं। ये 2-4 प्रकार के हैं, उसके थोड़े छोटे छोटे फोटोग्राफ्स आपको दिखाता हूँ। ये मराठी में बम्ब फोड़ जो लिखा है वो छोटे छोटे ऐसे बबूल के टुकड़े रहते हैं। मध्यम अग्नि के लिए थोड़े से उससे बड़े, थोड़े लंबे ऐसी लकड़ियाँ रहती है, और तीव्राग्नि के लिए इतने बड़े बड़े लकड़ियाँ रहती है। उसके लिए हमने एक भट्टी बनाने का हम प्रयोग करते हैं। कम से कम लकड़ियों में कम से कम अग्नि के कारण, और बहुत बढ़िया और मोस्ट इकोनॉमिकल ये भट्टी या सिंदूर कल्प हम बनाते हैं। उसके लिए ये सब अभी जो वीडियो जैसा आपके सामने आ रहा है, इसका पूरा ब्यौरा मैं दे सकता हूँ, समय की वजह से थोड़ी थोड़ी बातें हम यहाँ दिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। ये वालू का यंत्र बनाने की प्रक्रिया चल रही है, आगे से, पीछे से, ये सामने से ऐसा दिखाई देगा। फिर इसको ईंट से ढका जाता है। नीचे भी 15 इंच ईंटें रखी, ऊपर भी 4-5 ईंटें रखते हैं, तो यानी 10-15। ये सामने से ऐसा दिखाई देता है, बाजू से ये ऐसा दिखाई देता है। और पूरा तैयार होने के बाद ये 3-4 फोटो है, थोड़ा सा अलग अलग एंगल से इसके फोटोग्राफ्स लिए हैं। जो छोटे छोटे लाल लकड़ियाँ दिखाई थी बीच में, वो यहाँ जो पीछे छिद्र दिखाई देते हैं उसमें हम बिठाते हैं। यहीं से पहले धुआं और बाद में तीव्राग्नि के लिए अग्नि बाहर आना, इसके लिए वो एक प्रमाण है, उसी के हिसाब से ये हमने रखा है। कुपी, ये भी 14 बार मात कापड़ की हुई कुपी रहती है। कज्जली, आप ये निश्चंद्र कज्जली है, ये देख सकते हैं। पहले तो पूरे ऐसे शुद्ध हो गया ताम्र। पहले कुपी में मैंने जैसे बोला कि वो वायर्स के टुकड़े रहते हैं, वो हाथ से भी टूटने लगते हैं, इतने वो मृदु हो जाते हैं। उनके कुपी में रखते हैं,
उसके ऊपर तुरंत कज्जली डालना प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि ताम्र ज़्यादा देर तक हवा में रखा गया तो फिर से वो खराब होना प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो एक तरफ ताम्र शुद्धि होते ही तुरंत उसके टुकड़े कूपी में रखने हैं और उसके ऊपर कज्जली डालकर वो ढककर रखने हैं। नीचे ताम्र है, उसके ऊपर कज्जली डालकर ये कुपी तैयार की गई है और वो कुपी में भी पूरा ताम्र और कज्जली मिलकर 1/3 ही जगह जानी चाहिए, 2/3 जगह खाली रहनी चाहिए। ये वालू का यंत्र बनाने की प्रक्रिया है। फिर से मैंने बोला दीपाग्नि, मध्यमाग्नि, क्रमाग्नि हम देते हैं। तो दीपाग्नि का एक पिक्चर आपके सामने रख रहा हूँ। मटके का नीचे का तल सिर्फ ब्लैकिश होना चाहिए। इतने ही कम मात्रा में जो लकड़ियाँ हम यूज़ करते हैं और जो अग्नि यूज़ करते हैं उसको दीपाग्नि बोला जाता है। दो, एक बड़ी और एक छोटी ऐसे लकड़ी जब लगाते हैं मध्यमाग्नि के लिए तो उस वक्त मटके का नीचे का भाग आरक्त हो जाए, इतना ही मध्यमाग्नि देना चाहिए। और सब लास्ट में तीव्राग्नि की जो मैंने बोला कि पीछे वाले छिद्र रहते हैं उसमें से भी अग्नि ऊपर आना चाहिए। ये तीव्राग्नि का पिक्चर है। सामने से देखा तो दोनों तरफ पीछे के जो छिद्र है उसमें से भी अग्नि ऊपर आ रहा है और सामने से भी अग्नि ऊपर आने लगता है। ये तीव्राग्नि दिया जाए तभी ऊर्ध्वपतन होकर सिंदूर मिल जाता है। और एक बात है, बहुत सारे वृद्ध वैद्य, बहुत सारे कॉलेजेस में कॉर्क करने की प्रक्रिया रहती है, लेकिन हम जो सिंदूर कल्प बनाते हैं उसमें कॉर्क हम नहीं करते। फिर भी अच्छी तरह से 100 ग्राम, 107 ग्राम, 108 ग्राम तक सिंदूर हमें मिल जाता है। ये तीव्राग्नि के और एक दो फोटोग्राफ्स है। मुंह में सिंदूर चिपकता हुआ यहाँ हमें दिखाई देता है। ये 2-3 जैसे ये कुपी का छिद्र मुख बंद हो जाता है वो ये सब पिक्चर्स आपके सामने रख रहा हूँ। पश्चात कर्म है, कुपी के ऊपर लगाए हुए सभी मिट्टी के कापड़ हम निकालते हैं। वो सब निकालने के बाद मिट्टी कुपी के मुख में सिंदूर मिलता है और नीचे ताम्र मिल जाता है। यह रस सिंदूर वाली कुपी है इसलिए नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बाद में कुपी छेदन, हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों ने बहुत 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 बढ़िया प्रकार हमें सिखाए हैं। ये अभी जो घासलेट में डुबोकर मैंने एक रस्सी कुपी को बीच में बांधी है और उसको जला दिया है। जैसे कि किसी शार्प एज ने कट किया हो, ऐसा एज कट होकर ऊपर का भाग ऊपर और नीचे के भाग नीचे हमें मिल जाता है, जहाँ कांच के टुकड़ा एक भी ऊपर नीचे नहीं जाता। इतने अच्छे से हमें सिखाया जाता है, ग्रंथों में भी दिया जाता है। ये ताम्र सिंदूर का एक पिक्चर है और ये ताम्र भस्म जो मिलता है, नीचे वाला जो भाग होता है उसकी सभी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ये जो कृष्णवर्णीय तथा मयूर पिच्छा वर्ण के समान, लेकिन वो मयूर पिच्छा वर्ण हमें कब दिखाई देता है, एक कागज पर हम थोड़ा सा ताम्रभस्म डालकर उसको दबाकर उसकी परपटीवत उसको बनाते हैं और उस वक्त यदि हमने उसका निरीक्षण किया तो बहुत सारे 4-5 छटा उसमें कि जैसे कि मयूर पंख पर रहती है वैसे हमें दिखाई देता है। बाकी तो निश्चंद्र है, रेखापूर्ति, वारीतर, अपुनर्भव, उत्तमा, यानी वारी के पानी के ऊपर ताम्रभस्म डाल देना और उसके ऊपर एक चावल का या गेहूं का दाना धीरे से छोड़ दिया तो भी वो ऊपर ही रहना चाहिए, भस्म को छोड़कर नीचे पानी में नहीं जाना चाहिए। में वैसे तो वारीतर भस्म बनता है, लेकिन उसके ऊपर ये हमने एक दाना रख दिया तो वो भी ऊपर ही रहना चाहिए, डूबना नहीं चाहिए। अवामी, इसी के खाने से वमन नहीं होना चाहिए, ये सबसे बढ़िया और इसका अच्छा लक्षण भी है। एक बात मैं यहाँ
हाँ, अपुनर्भव के बारे में बताता हूँ। इसमें एक दधी की टेस्ट की जाती है। ग्रंथों ने बताया है 24 घंटे इस दही के ऊपर ये ताम्रभस्म डालकर रखा गया तो वो 24 घंटों तक हरा नहीं होना चाहिए। मैंने 34 घंटे 34 आवर्स मैंने रखा है, फिर भी ये हमारा ताम्रभस्म हरा नहीं बनता। तो 34 घंटे ये बहुत ज़्यादा समय है, तब तक ये काम करके बाहर भी निकल जाएगा शरीर से। ठीक है, अभी थोड़ा सा टेक्निकल भाग देखते हैं। अशुद्ध ताम्र के दुष्परिणाम भ्रम है, प्रलाप है, ज्वर, अतिसार, शूल, रक्तस्राव। यदि हमारी कोई भी गलती हो गई या हमने अभी जो पहले मैंने आपको बताया ये सब परीक्षा न लेते हुए तैयार ताम्रभस्म का प्रयोग किया तो ये सब भ्रम, प्रलाप जैसे लक्षण भी, और अभी मेरे बात चल रही थी तो वमन, ये तो उसमें ज़्यादातर दिखाई देता है। अब महत्वपूर्ण गुण देखते हैं। तीक्ष्ण उष्ण है, ये तो हमने सभी ने सब लोग जानते ही है, लेकिन उसके आगे रसायन, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण गुण दिया है। पांडु, कुष्ठ, क्षय, पित्त, कफ में, परिणामशूल में, अर्षा में, मंदाग्नि तो ये निश्चित रूप से कम करता ही है, लेकिन दोषों का पाचन करके, शरीरस्थ दोषों का पाचन करके शरीर को दृढ़ बनाना, इसी हिसाब से वो रसायन कार्य भी करते हुए हमें दिखाई देता है। ये ग्रंथों में सोमनाथी ताम्रभस्म के बारे में जो हमें ग्रंथ में जो श्लोक मिलता है वो आपके सामने रखा हूँ, एक एक करके हम उसका विचार करेंगे। अनुपान सहित या अनुपान बदल बदल कर बहुत सारे रोगों में तत्त रोग हरान, कौन सा भी अन्य व्याधि हो लेकिन हम उसमें थोड़ा सा ताम्रभस्म देना है ऐसा हमने तय किया, तो थोड़ा सा अनुपान चेंज करके वो व्याधि हर दिखाई देता है। जैसे कि मैंने अभी बोला वो उत्तम रसायन भी है। अग्निमांद्य हर है, रोगा सर्वे अपि मंदेग्नो। बहुत सारे व्याधि जो शरीरस्थ निर्माण होते हैं, आघातजन्य नहीं, लेकिन शरीरस्थ निर्माण होने वाले बहुत सारे व्याधियों में हम इसका अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। जो अग्निमांद्य के कारण हुए हैं तो अग्निमांद्य पहले निकालने के लिए जरूरत हो तो ही, क्योंकि ये बहुत बड़ी दवा है, हर दिन इसका प्रयोग करना है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ इसका प्रयोग हम करके अग्निमांद्य जन्य संप्राप्ति भेद करके आगे जाकर व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा देकर बहुत सारे बहुत बड़े व्याधि भी हम आसान कर सकते हैं। परिणामशूल है उदर, आगे मैं जो केसेस प्रेजेंट करूँगा उसमें जलोदर का परिणामशूलम उदरम, ये नहीं सॉरी, परिणामशूल और उदरशूल ये कम करने वाला है। कफ, पित्त, क्षय, पांडु, कुष्ठग्नम, अर्श, मंदाग्नि हो गया, गुल्म, प्लीहा, यकृत, यकृत और प्लीहा ये दोनों में, और गुल्म में क्षय, अग्निसदन, मेह, प्रमेह में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दुष्ट ग्रहणी, ग्रहणी दुष्ट में भी, और ज़्यादातर जैसे मैंने अभी गलती से बोल दिया जलोदर में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। अब मैं कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करता हूँ। सबसे पहली बात है मैं आबाल वृद्धों में, एक केस में आज मेरी 2 महीने की बच्चे की केस है, यानी जन्म से तुरंत बाद भी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो तो नहीं, लेकिन उससे आगे जाकर कोई रचनात्मक या क्रियात्मक कारणों से जॉन्डिस हो गया तो भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्वतंत्र प्रयोग कर सकते हैं या कुछ कल्पों में भी इसका प्रयोग होता है। सूक्ष्मीकरण, बहुत सारे वैद्य ऐसे जो बड़े बड़े भस्म है, धातु है, कल्प है, वसंत कुसुमाकर, ऐसे इनको सूक्ष्म करके प्रयोग करने का बहुत सारे वैद्यों का रिवाज है। वैसे मैं ये ताम्र भस्म
भूधात्री के साथ, भूधात्री के गुण आपने यदि देखे तो वो ताम्र के लिए पूरक है, और ताम्र भूधात्री के अनुपान से देने के कारण बहुत सारे व्याधियों में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सूक्ष्म करने के बाद भी इसकी मात्रा बहुत अत्यल्प रहती है, जैसे कि कागज पर गिर गया तो बस इतना ही कम मात्रा में हम इसका प्रयोग करते हैं। अनुपान में शहद, गुनगुना पानी, ये भूधात्री चूर्ण है। दिन में 2 या 4 बार भी मैं देता हूँ, जैसे कि जलोदर वाली केस है तो 4-4 बार भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि जलोदर के बारे में मैंने बताया, वैसे भी अब कैंसर में भी मैं इसका प्रयोग बहुत बढ़िया तरीके से करता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। गुड क्वालिटी लाइफ हम पेशेंट को अच्छी तरह से दे सकते हैं। और एक बात है, जीर्ण त्वक विकार में इसका मैं प्रयोग करता हूँ। आघातज व्रण होते हैं उनमें भी हम प्रयोग कर सकते हैं। प्रायः पांडु कामला जैसे व्याधि में ताम्रभस्म का। यकृत प्लीहा की वृद्धि, अब बहुत सारे सोनोग्राफी की रिपोर्ट हम कभी भी देखेंगे तो सबसे पहला सेंटेंस जैसे कि वहाँ छाप ही दिया है कि लिवर में आपका फैटी इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो गया है, फैटी 1, 2, 3। वो पेशेंट को बहुत गिल्टी लगने लगता है कि मेरे शरीर में कुछ विकार हो गया है। यदि वो भी हमें निकालना है तो हम ताम्रभस्म का यूज़ करके 3 महीने के बाद सोनोग्राफी करके वो फैटी लिवर का जो पहले दिया है उसी सोनोग्राफी से वो हम फैटी लिवर का काम अब ठीक हो गया है, आपकी लिवर कम हो गई है, अब उसके ऊपर जो ग्लेजीनेस वगैरह वो बोलते हैं वो सब कम हो गया है, ऐसे हम दिखा दे सकते हैं। आगे चलते हैं। अब एक 2-4 केसेस मैं आपके सामने रखता हूँ अभी भी, या क्वेश्चन आंसर में भी इसका हम जवाब हम लेंगे। कुछ भी आपको इसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे कि हम तय करते हैं, प्रारंभ पाद तल से प्रारंभ है, हस्तपाद दारी ऐसा विषय है। मूत्र प्राकृत है, हस्तांगुली चिमचिमायन था, मल मूत्र दोनों भी प्राकृत था। पूर्व वृत्त में कामला व्याधि उसने बोला था। हस्तपाद दारी, पहला ये 29/5/23 का फोटोग्राफ मैंने लिया है। पहले ताम्रभस्म का प्रयोग मैंने नहीं किया था। जो रूटीन दवाइयाँ रहती है, हम मंजिष्ठा उपलसरी का एक प्रयोग करते हैं, कृमि का विचार करके चातुर्थक जो किराता तिक्ता अमृता करके पाठ वाग्भट ने दिया है उसका प्रयोग करते हैं, हल्दी का प्रयोग करते हैं, शंखभस्म का प्रयोग करते हैं। वो सब पहले मैंने 1-2 हफ्ते दे दिया, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ये बात जब सामने आ गई तो मैंने ताम्रभस्म का प्रयोग किया। पहले त्रिफला गुग्गुल, चातुर्थक, जिंगी शारदी ये सब मैंने बता दिया। उसके साथ अवनी वटी करके वैद्य विनय जी वेलणकर इसका प्रयोग ज़्यादातर करते हैं, त्वचा विकार में करते हैं, अपुनर्भव चिकित्सा में भी करते हैं। हरिद्रा और गुड़वेल, व नी, अमृता, गुड़वेल और निशा, ये नाम ऐसे रखकर 2-2 वटियाँ उसको दी थी। वनस्पति तूप लगाने को मैं ज़्यादातर देता हूँ, जिसके कारण हस्तदारी तो बहुत ज़्यादा कम होती है। और कुछ भी केमिकल का प्रयोग हमें ध्यान में आ गया तो ये धनिए का रस, कोथिंबीर रस ऐसे मैंने यहाँ लिखा है, धनिए के पत्ते जो रहते हैं उनका रस देने से भी बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हमें मिलता है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता रिजल्ट्स नहीं मिले तो मैंने ये जो जैसे कि बोला शुल्भामृता, ये शुल्भ और धात्री में मर्दन किया हुआ, सूक्ष्म किया हुआ, ऐसे उसको मैंने शुल्भामृता, अमृत जैसे काम करता है इसीलिए, लेकिन शुल्भ है तो शुल्भ अमृता ऐसे उसको नाम देकर उसका प्रयोग मैं करता हूँ। आपके सामने सभी डेट्स मैंने लिखी है। धीरे धीरे धीरे
5-6 महीने हो गए, लेकिन उसके बाद 26/7/23 का एक फोटोग्राफ मैंने निकाला है। बहुत सारा, पूरा ज़्यादा थोड़ा थोड़ा यहाँ दिखाई देता है, और सबसे लास्ट वाला ये पिक्चर है। यहाँ एक सिर्फ दारित्व दिखाई देता है, बाकी पूरे हाथ दोनों उसके पूरे के पूरे साफ हो गए थे। इसमें ताम्र भस्म का यूज़ मैंने बहुत ज़्यादा, दिन में 4-4 बार ऐसे किया था, और वो भूधात्री वाला सूक्ष्म यही किया था। अभी दूसरी केस है। आधुनिक परीक्षण से उनको लिवर सिरोसिस और जलोदर, पादशोथ, ये सब बताया गया था। उम्र 72 साल की थी। तो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादातर टैपिंग करते करते आपको रख सकते हैं, लेकिन इसमें दवाइयाँ कुछ हम नहीं दे सकते। ऐसे बोलने वाले एक अच्छे डॉक्टर भी सांगली में है। उन्होंने उनको ये बता दिया कि बस अब आप, जब भी आपका प्रेशर, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा, तब आप हमारे पास आ जाइए, हम टैपिंग करके आपका पानी निकालते रहेंगे, ऐसा ही चलेगा। somehow she come to आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। 20 साल से आज तक ये पेशेंट मेरे पास चल रहा है, 4 साल भी हो गए हैं। शुल्भामृता पहले दिन से मैंने शुरुआत की थी। तो पहले द्रवमल हो गया तो कम किया, ज़्यादा किया, ऐसे करते करते पूरा, बीच में हर्पिस हो गया उसको, उसकी भी चिकित्सा कर दी। थोड़ा बीच में पोटाचा घेर वाढला, ऐसे मराठी में लिखा है, यानी एब्डोमिनल गर्थ बढ़ गई। उसके लिए थोड़ी सी फिर 4 बार, पहले आपने देखा होगा 2 बार ही ताम्र दिया था, लेकिन जैसे कि एब्डोमिनल गर्थ बढ़ रही है, तो मैंने 4 बार ताम्र भस्म का प्रयोग किया है। बीच में कभी टेम्परेचर आ गया तो टेम्परेचर की चिकित्सा अलग तरीके से, लेकिन 4 बार ताम्र ये कंटिन्यू रखा गया। अब ये जो लास्ट वाली डेट है 16/5/22 को हमने प्रारंभ किया, तो 20, एक मिनट, हमने 30/5/20 को प्रारंभ किया था दवा से। ये 16/5/22 का ये उसके कंसल्टेंट का विचार है। उसको पता था कि कुछ भी हमने दे दिया तो भी एब्डोमिनल गर्थ कम नहीं होने वाली, जलोदर कम नहीं होने वाला। लेकिन उसने पूछा, ये तुम्हारे पेट का पानी कहाँ चला गया? तो पेशेंट भी 72, यानी से उसके बाद 74 ईयर का हो गया था। उसने डायरेक्टली बोल दिया, वो सब मल्हार जोशी को पूछ लो कैसे किया, क्या किया, उन्होंने सब किया है। यदि मैंने पहले ही ताम्रभस्म का प्रयोग करता हूँ ऐसे बोला होता, तो वो पेशेंट मेरे पास आता भी नहीं। लेकिन विष जैसी अवस्था शरीर में है, तो हमें भी विष का प्रयोग करना है और अच्छे तरीके से रिजल्ट्स देकर पेशेंट को पूरे ठीक करना है। अभी भी वो पेशेंट जिंदा है। अभी उसकी उम्र 74 साल की है, 74 ईयर्स हो गई है। वो अभी भी सभी जगह घूमती है, फिरती है, सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा है। एक दिन या थोड़ा सा एक घटना घटित हुई, उसके बारे में मैं आपके सामने बात रखता हूँ। जैसे जैसे मेरा नाम ये जलोदर चिकित्सा में सबके सामने आने लगा, तो एक 30-35 साल की औरत मेरे पास आ गई। एक दिन ऐसे जानबूझकर मैंने लिखा है, वो ओपीडी में आकर बैठ गई। सर, आपके बारे में, वो जलोदर चिकित्सा के बारे में बहुत सारे बातें सुनी है। मेरा एक पेशेंट है, उसको जलोदर हुआ है, कृपया करके वो दवा मुझे आप दे दीजिए, जैसे कि हम सभी लोग करते हैं। मैंने उसको बोल दिया, मैं नाड़ी उदर परीक्षण करने के पहले आपको दवा नहीं दूंगा। उसने डायरेक्टली मुझे बोल दिया, सर आप उसकी नाड़ी उदर परीक्षण नहीं कर सकते। क्या हुआ? मैंने उसको पूछा। शाम को, कल सुबह को 2 जगह मेरी ओपीडी है, कहाँ पर भी उसको लेकर आ जाओ। सर मैं आपके पास उसको नहीं ला सकती। तो मैंने उल्टा बोल दिया, तो ठीक है, मैं आपके घर आ जाता हूँ,
मैं वहाँ आकर चेक करता हूँ, लेकिन चेक करने के पहले मैं दवा नहीं दूंगा। तो उसने तुरंत मुझे बोल दिया, अरे सर छोड़ दो, वो आपको मेरे गेट के अंदर भी नहीं आने देगा। अरे ऐसा कौन सा पेशेंट है? तो उसने बताया कि मेरा ये पपी है। आपके सामने उसका भी जलोदर का प्रयोग और इसके ऊपर भी ताम्र भस्म का प्रयोग करने के बाद ही ये 35 तक गया हुआ उधर 29 तक आ गया था। इसके बाद 4 साल ये पपी भी जिंदा था और नेचुरल डेथ से उसका मृत्यु हो गया 4 साल के बाद। हमारी चिकित्सा, हमारे विचार जो ग्रंथों ने दिए हैं, उनके हिसाब से यदि हम चलते रहे तो हमें सिर्फ ह्यूमन में या मानव में ऐसे ही नहीं, सभी प्राणियों में भी हम अच्छी तरीके से रिजल्ट्स दे सकते हैं। यानी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पशु वैद्य की भी चिकित्सा करता हूँ, ये बात नहीं है। लेकिन ये कुत्ता जैसे ठीक हो गया तो इसके बाद भी 8-10 कुत्तों में ये जलोदर का प्रयोग मुझे करना, ताम्रभस्म का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि उनका जो कंसल्टेंट था उसने आज तक ये बात कभी भी देखी ही नहीं थी कि ऐसा कोई दवा है और उससे जलोदर ठीक हो सकता है। ये बात उसने कभी सुनी भी नहीं थी, देखी भी नहीं थी। लेकिन हम ये कर सकते हैं और ताम्र के हिसाब से ये हम कर सकते हैं। कैंसर शब्द किसी ने अभी पूछा था, इसीलिए ये भी आपके सामने रख रहा हूँ। और इस केस में 2 बार रक्त वमन हो चुका था, यानी इसोफेजियल वायरसिस बर्स्ट हो चुके थे 2 बार। लिवर सिरोसिस भी इसमें लिखा है, वायरसिस भी 2 बार बर्स्ट हुए थे। तो हम सोचने लगेंगे अरे यहाँ हम ताम्र कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे मैंने अनुपान ये शब्द बोला है, उसी के हिसाब से, और 10 किलो वजन बढ़ गया था जलोदर के कारण। उसको मेरे दरवाजे से अंदर आने में भी तकलीफ होती थी, इतना उधर का घेर बढ़ गया था। धीरे 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 उसकी चिकित्सा पहले दिन से ही ताम्र भस्म से शुरू की। लेकिन सुवर्ण गैरिक का प्रयोग पहले दिन से ही मैंने किया कि इसोफेजियल वायरसिस है तो भी उसका उपलेप होकर वो भी आज तक 28/10/23 से दवा शुरू है, ताम्र भस्म शुरू है, हीरक भस्म शुरू है, वसंत कुसुमाकर है। वो वसंत में सिर्फ वो वसंत लिखा है, उसमें मैंने खुद ने बनाया हुआ सुवर्ण सिंदूर भी मिश्रित करता हूँ। ऐसी सभी दवाइयाँ देकर भी आज तक फिर से रक्त वमन नहीं है, स्टूल से भी रक्त नहीं जाता है। पूरा जलोदर तो ठीक हो गया है। उसके घर में 8 डॉक्टर्स है, उन्होंने सभी ने मुझे सवाल किए थे और सबसे पहले सभी ने यही सुझाव दिया था कि आप कोई भी भस्म का प्रयोग इनके ऊपर मत कीजिए। एक दिन मैंने क्या किया, सभी लोगों को बाहर भेज दिया, सिर्फ पेशेंट को और उसके पति को सामने बिठा दिया। मैं भस्म का प्रयोग करने वाला हूँ, आपको चाहिए तो आप दवा लीजिए वरना मत लीजिए करके मैंने उनको समझा दिया सब मैं क्या करने वाला हूँ। उसके बाद वो समझ गए, उन्होंने हाँ बोल दी। जितने दिन हो सके जो हम जलोदर में महत्वपूर्ण चिकित्सा करते हैं, दुग्धपान 21 दिन तक दुग्ध पे, गो दुग्ध पर ही रखा पेशेंट को। सुबह शाम 4-4 चम्मच गोमूत्र पिलाया। मैं उदर पर ये गोमय गोमूत्र और कृष्ण मृत्तिका इनका लेप करने के लिए देता हूँ। उसी के हिसाब से आज तक, अभी जनवरी का लास्ट, ये प्रेजेंटेशन बनाते वक्त जनवरी का लास्ट डेट मैंने लिया है, लेकिन आज तक पेशेंट दवा भी लेता है, बहुत अच्छा भी हो गया है। घर में सभी डॉक्टर्स मंडली भी आकर मुझे वापस मिलकर मुझसे क्षमा मांग कर गए, सर हमने आपके ऊपर कोई भी क्वेश्चन खड़ा किया था लेकिन आपने अपने हिसाब से हमारा पेशेंट ठीक कर दिया है, थैंक यू, ऐसे बोलकर वो गए हैं। आज भी पेशेंट स्वस्थ है। अभी लास्ट में मुझे लगता है मेरा समय ख़त्म हो रहा है, तो एक जैसे
मैंने शुरुआत ही में बोला कि आबाल वृद्धों में हम ताम्रभस्म का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने आपके सामने जो ये स्लाइड रखी है उसमें आपने पढ़ा होगा, अभी 2 महीने की बेबी है, सीरम बिलिरुबिन 23 था। मेरे पास आने से पहले 2 महीने उसके लिए सिर्फ मरण यात्रा, मरण वेदना, ऐसा ही सभी घटित हो रहा था। जैसे कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है करके डॉक्टर लोगों ने पहले धूप में रखो ये सब करवा लिया, लेकिन फिर भी जॉन्डिस कम नहीं हो रहा, तो उसकी सोनोग्राफी कर दी, बाकी सब टेस्ट करवा लिए, और बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ये बात उनके सामने आ गई। तो 1 महीने के बच्ची का उन्होंने ऑपरेट भी कर दिया और वो बाइल डक्ट रिपेयर कर दी। वो घटना 1 महीने के बाद उन्होंने की थी। फिर भी आगे 1 महीना चला गया, मेरे पास जब पेशेंट आ गया तो बिलिरुबिन 23 था, फिर भी उसका रिपेयर उन्होंने किया था। अभी मुझे लगता है वो अच्छा ही हुआ है, लेकिन कुछ कारणवश वो बिलिरुबिन कम नहीं हो रहा था। प्रोग्नोसिस उन्होंने दिया था 8 या 10 दिन में ये बच्ची मर जाएगी। तो उन्होंने, उसके माता पिता ने उसका नाम भी नहीं रखा था। मैंने केस पेपर इसके माँ के नाम पर तैयार करके रखा है। तो 8-10 दिन में वो ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन जीने वाली है, ऐसे बोला गया। हमारे पास जब आ गई ये 2 महीने का उसका, आप यदि आपको दिखाई दे रहा है तो आपके समझ में आ जाएगा, नाक के ऊपर, आँखों के नीचे, दोनों आँख पूरे पीले पड़ चुके हैं। ये दूसरा एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ, उसमें आपको ठीक तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं, दोनों आँख पूरे पीले हैं, पूरा बदन पूरा पीला था। 23 बिलिरुबिन यानी बहुत ज़्यादा था। एक 8-10 दिन में ये बच्ची मरने वाली थी। तो मैंने भी उनको पूछा, यदि मैंने आप मेरी दवा आज शुरू कर दी और 2-3-4 दिन में वो मर गई, तो आप ये नहीं बोलोगे ना कि मेरी दवा से वो मर गई। इतना मैंने उनसे पूरा पूछकर पहले दिन से जो मैंने दवा दी वो ये शुल्भामृता से ही प्रारंभ मैंने किया था। यदि हमने खुद में ये ताम्रभस्म प्रयोग निर्माण किया है, तो हम इसका प्रयोग इतनी छोटी सी उम्र में भी कर सकते हैं। पहले दिन तो क्या हुआ, मैंने 3 ही पुड़िया दे दी। सीतो इसका प्रयोग जो मेरे बहुत गुरुओं ने हमें बताया है कि बच्चों में जो भी दवा देनी है वो किसी मीठी दवा के साथ देनी है। और सीतोपलादी का प्रयोग इसलिए, मैं अभी दवाखाने में शक्कर तो नहीं होती है तो सीतोपलादी रहता है, तो सीतोपलादी के साथ मिलाकर ये वसंत कुसुमाकर सुवर्ण सिंदूर वाला मिश्रण और ये ताम्रभस्म 3 पुड़िया सब सिर्फ दे दी। आज एक पुड़ी, कल सुबह से 12 बजे तक और 12 बजे से शाम 6 बजे तक, ऐसे 3 पुड़िया देने हैं और कल के शाम के उपड़ी में आकर आगे की दवा लेनी है। क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, 23 बिलिरुबिन है। तो दूसरे दिन वो आ गए, सर वो अच्छा उसमें हमें फ़र्क दिखाई दे रहा है, वो उन्होंने माँ का दूध पीना शुरू कर दिया है, ये कर दिया है, शी भी लेटरिन भी अच्छी तरीके से हो रहा है, ऐसे उन्होंने बोला। लेकिन पहले दिन से या पहले जो 2 महीने का समय था उसमें पूरी सफ़ेद, यानी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ये जो हम बोलते हैं, पूरी सफ़ेद लेटरिन या टट्टी उसको होती थी। उसका भी एक फ़ोटो। लेकिन मैंने उनको दवा दी है 3 पुड़िया, बाद में 8 पुड़िया, 8 पुड़िया, और लास्ट में 12, 12, 8, 20, 28, 29, 31 पुड़िया सिर्फ बहुत कम मात्रा में दी गई है उस बच्ची को। उसके लेटरिन में साधारण 20-25 पुड़िया जाने के बाद आधा सफ़ेद और आधा पीला ऐसा स्टूल निकलने लगा। और आज यानी
2 दिन पहले की बात, उसके 3 महीने पूरे हो गए हैं और 3 महीने के बाद की ये बच्ची है। कहाँ पर भी आप देख लो, पीला या कामला का नामो निशान नहीं है। इतनी अच्छी तरीके से, दूसरा एक फोटो है, ये भी ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। इतनी अच्छी तरीके से हम बचपन से आबाल वृद्ध, जैसे मैंने बोला, उन सभी में चिकित्सा कर सकते हैं। हमने खुद ने दवाइयाँ बनाई हैं तो हमें डेयरिंग भी रहता है, और ज़्यादा लोगों को हम अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं। मुझे लगता है जो मुझे समय दिया है वो यहाँ ख़त्म करता हूँ। एक, यदि किसी को कोई क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं शेयरिंग बंद कर दूँ? हाँ जी सर, शेयरिंग बंद करें। हाँ। अगर किसी को भी कोई प्रश्न पूछना है तो वो या तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या वैद्य से एक मिनट, हाँ मैडम, 1 मिनट, मैं सिर्फ चार्जिंग चालू करता हूँ, 1 मिनट। जी जी सर। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो अपने प्रश्न चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या वैद्य से पूछ सकते हैं। ठीक है, चले। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ प्रणाम सर। सर ये ताम्र भस्म जब बच्चों में प्रयोग करते हैं तो सर उसकी मात्रा कितनी रखनी है हमें? सर प्रश्न निशंक था, हो गए शायद। नहीं कोई नहीं सर, तो प्रश्न था कि ताम्र भस्म में बच्चों में मात्रा कितनी रखनी चाहिए। नहीं, फिर से एक बार पूछिए प्लीज। हाँ सर, यदि हम लोग ताम्र भस्म, जैसे आपने जो लास्ट के डिस्कस किया सर, पीडियाट्रिक यूज कर रहे हैं हम लोग ताम्र भस्म का, तो उसकी डोज कितनी रखनी है सर हमें? सरशप कितनी? बहुत कम मात्रा लगती है। ओके सर। लेकिन मैंने जैसे बोला ना, मैं सूक्ष्मीकरण करता हूँ, तो पहले 1 ग्राम ताम्र 50 ग्राम भूधात्री में सूक्ष्म कर लेता हूँ। 8 घंटे 10 घंटे उसका मर्दन करता हूँ। फिर उसका डोज 1 सरशप या 2 सरशप जितना कम रहता है, फिर भी सूक्ष्म करने के बाद भी। सर धन्यवाद एक सर। और प्रश्न है सर चैट बॉक्स में, कार्य कारण भाव स्पष्ट कीजिए। क्या? कार्य कारण भाव। कार्य कारण कहाँ से शुरू? आपके पास समय कितना है मैडम? अग्निमांद्यजन्य संप्राप्ति, यहीं से कार्य कारण भाव प्रारंभ हो सकता है। रस रक्त, हमारा जो यकृत के बारे में हम जो विचार करते हैं, वो यकृत प्लीहा, इसके बारे में तो मैंने ताम्रभस्म के यूज का भी उल्लेख किया है। और यकृत यानी पाचन क्रिया, ऐसा यदि हमने सोच लिया तो पूरे मुख से गुदा तक हम इसका प्रयोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। वहाँ संचित दोषों को बहुत सौम्य रूप से अधोमार्ग से हम बाहर निकालते हैं। यह कार्य कारण भाव रहेगा। विरेचन करने के लिए इसका ज़्यादा प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन विरेचन न हो, यानी शरीरस्थ दोषों का बहिर्गमन तो होना चाहिए, लेकिन बहुत सौम्य तरीके से। लेकिन मैंने जो 2-4 केसेस आपके सामने रखे हैं, तो उनमें 1, 2, 3 पुड़ियों में रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। ये भी मैंने आपके सामने रखा है।
इतने अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा विरेचन न होते हुए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे बारे में यही है कि मैं मार्केट का एक भी द्रव्य, एक भी कल्प, एक भी भस्म यूज़ नहीं करता। 110 प्रकार की दवाइयाँ मैं खुद बनाकर ही प्रयोग में लाता हूँ। जी सर, एक और सवाल है, सूक्ष्मीकरण कैसे किया जाता है? हाँ, जैसा मैंने अभी बोला, एक भाग ताम्र है, किंवा एक भाग मैं वसंत भी दो तरीके से प्रयोग में लाता हूँ। 1 ग्राम वसंत है तो उसमें 50 ग्राम शुगर डाल दो। आपको आपके वातावरण, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर जैसा है और वो संयोगवाही द्रव्य हो, इसका विचार करो। तो 1 ग्राम वसंत, 1 ग्राम ताम्र, उसके 50 भाग शक्कर डालो। जैसे अभी मैंने भूधात्री बोला, गुड़ूची सत्व आप डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ूची सत्व अभी निकाल कर या मार्केट से जो भी मिलता है उसमें तो कुछ ठीक तरीके से मिलता नहीं है। इसीलिए आपको जो अच्छा लगे और वो संयोगवाही रहे, ताम्र के विरुद्ध गुणधर्म वाला ना हो। भूधात्री के श्लोक मैंने अभी मेरे पास है, वो भी आप निघंटु से देख लीजिए। नहीं मिले तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको वो भेज दूंगा। लेकिन वही सभी ताम्र के गुण वाला ही लेकिन वनस्पति है, तो उसके साथ मिलाकर देने से वही रिजल्ट्स बढ़ भी जाते हैं, अच्छा असर भी दिखाई देता है। जी सर। सर, क्या इसका प्रयोग कोलॉइड गॉइटर कंडीशन में भी किया हो सकता है? कौन से? गॉइटर कंडीशन में। गॉइटर, हाँ, सभी colloid- अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में रिजल्ट्स बहुत बढ़िया मिलते हैं, लेकिन उसके साथ फिर भी कांचनार गुगुल है, ऐसी दवाइयाँ बदलनी पड़ेगी, इतना ही हमें करना पड़ेगा। दवा जो उसके साथ हम देंगे तो उसी के हिसाब से रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। मल्हार जी, ये बताइए, ब्लड कैंसर में इसका उपयोग कैसे करते हैं? ब्लड कैंसर में सुवर्ण गैरिक के साथ। स्वर्ण नहीं, और क्या मिलाते हैं इसके साथ? जरूर, स्वर्ण, पहली स्वर्ण बात, बसंत मालती के साथ, स्वर्ण बसंत मालती, स्वर्ण सूक्ष्मीकरण दे सकते हैं इसके साथ मिला करके? ना 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 ना, मैं तो क्या करता हूँ वो आपको बताता हूँ। पहले यकृत की या अग्निमांद्यजन्य संप्राप्ति ऐसे हमें दिखाई देती है क्या, ये पहले हमें देखना पड़ेगा। और वो संचित दोषों में परावर्तित हो गई है, तभी जाकर हम ताम्र का प्रयोग करेंगे। सूत शेखर में तो ताम्र होता ही है करके सूत शेखर देना है, ये भी मुझे पसंद नहीं है। जरूरत नहीं है तो पानी भी पीने को नहीं हम बोल सकते हैं। जब भी तो ताम्र हाँ, भस्म लीला विलास रस में भी है, लीला विलास रस में भी ताम्र भस्म है। जो जो ताम्रभस्म वाले कल्प है उसके बारे में सोचते वक्त अग्निमांद्य जन्य संप्राप्ति दिखाई दी, थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन दिखाई दिया, रुग्ण बल तो अच्छा रहा, रुग्ण धात्री बल लौह का अच्छा रहा। सकते हैं, हाँ इसके साथ धात्री लौह दे सकते हैं। हाँ, बहुत सारी वो तो मैं, हमारे जो वैद्य है वो बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करके ही सभी प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है ताम्र के बारे में मैंने आपके सामने सभी विचार रखे। जैसे कि वो इसोफेजियल वराइसिस बर्स्ट हो चुका है, ऐसे पेशेंट में सुवर्णगैरिक का प्रयोग मैंने किया। वैसे व्याधि के हिसाब से, व्याधि की संप्राप्ति पूरी देखकर उसमें जो जो घटक हमारे सामने आ जाएंगे उनके हिसाब से अलग अलग अनुपान देना ही पड़ेगा। वरना ताम्र अच्छा है इसलिए हमने ताम्र दे दिया तो पूरी बाकी सेल्स भी बस्ट होना शुरू हो जाएंगे। जी सर। सर, ये जो सूतशेखर के प्रिपरेशन में ताम्र यूज होता है, इसमें सोमनाथी ताम्र का प्रयोग क्यों नहीं होता? नहीं, हम करते हैं तो सोमनाथी ताम्र का ही करते हैं। हम जो सूतशेखर बनाते हैं, आरोग्यवर्धिनी बनाते हैं, उसमें तो हम सोमनाथी ताम्र भस्म का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम बनाते ही है सिर्फ सोमनाथी ताम्र भस्म। बाकी ताम्र भस्म हम बनाते नहीं है, क्योंकि सबसे, मैं बोल रहा हूँ आसान तरीका है, ये भी बहुत कठिन नहीं है।
लेकिन सबसे ज़्यादा आसान और रिजल्ट ओरिएंटेड कि जल्दी से जल्दी निश्चिंत होना, बाकी वो जो परीक्षा मैंने बताई वो सब परीक्षा में पास होने वाला, ये सबसे आसान तरीका मुझे लगता है। अब देखिए ऐसा कहेंगे तो महाराज जी हम लोगों ने ब्लड कैंसर में आरोग्यवर्धिनी भी दी, प्रणवा मंडूर दिया, अच्छे रिजल्ट आए। अब उसमें भी आरोग्यवर्धिनी में ताम्र भस्म पड़ी हुई है। हाँ तो लेकिन ब्लड कैंसर के लिए ताम्र बहुत उपयोगी है, बिना ताम्र के ब्लड कैंसर कंट्रोल नहीं होता। तो हमने देखा कि उसमें जो अच्छे रिजल्ट आए ब्लड कैंसर के, क्योंकि ब्लड का हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, हीमोग्लोबिन निर्माण जो है एक लीवर ही करता है, स्क्रीन करता है। तो इसलिए तो लीवर के दवा दे ही जाती, बिना लीवर के तो कोई दवा चल ही नहीं सकती इसमें ताम्र के हाँ साथ। पान हाँ हम लोग मिश्रण से देते हैं, मिश्री के साथ दे देते हैं। हाँ, वो भी ये थोड़ा जो बस करते हैं ना आप, ना ना सर, आप ये जो मिश्री के साथ देते हैं, ये जो करते हैं वो आपका बहुत बढ़िया विचार है। हाँ हाँ मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बस दवाइयाँ बहुत सभी है, पानी भी विष है, दवाइयाँ भी विष है, ये भी हम सोचते हैं। हम मूत्राशमरी में भी पेशेंट रुग्णों का पानी कम कर देते हैं क्योंकि उसमें अग्निमांद्यजन्य संप्राप्ति बढ़ जाती है। ये यानी मूत्राशमरी में भी पानी विष जैसा काम कर सकता है। तो ये इतने बड़े बड़े व्याधियों में आप ये मिश्री के साथ क्यों आपने मिलाया, ऐसा सवाल ही नहीं उठ सकता। क्योंकि आपका ज्ञान, जिससे जैसा आपका ज्ञान है उसी के हिसाब से आपने वो मिश्री में मिला कर दे दिया। यही बात करनी पड़ेगी ना। तो ये बहुत अच्छा रहा, बड़ा सारगर्भित व्याख्यान रहा है आपका। बहुत छात्र लाभान्वित हुए, हम लोग भी लाभान्वित हुए, तो अनुभव होते हैं अपने अपने। और किसी को कोई शंका है मैडम? चैट बॉक्स में नहीं, कोई है शंका? नहीं है चैट ना? ठीक, बॉक्स में और कुछ नहीं है सर। ठीक है, तो ठीक है। इसी के साथ हम आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। मैं आरएवी के पूरे संगठन की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ। यहाँ आए सभी गुरुजन शिष्यों का भी धन्यवाद करती हूँ। वो हमारे साथ जुड़ते हैं, इसलिए ये कार्यक्रम सफल है। और इसी के साथ हम अगले हफ्ते मिलेंगे 12 सितंबर को अगले टॉपिक के साथ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। शर्मा जी को प्रणाम, शर्मा जी को प्रणाम हो भाई। सभी लोगों को प्रणाम। हाँ, आपके और मैं दर्शन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बड़ा ही साइंटिफिक और ये प्रस्तुत किया, हम लोगों को काफी लाभ मिला। हाँ, ठीक है। नहीं, आप तो सभी गुरुजन है मेरे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस विषय का आपको जो ज्ञान है, मैं तो काय चिकित्सा कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन फार्मेसी का आज बहुत सी बातें आपसे सीखने को मिली। अरे नहीं नहीं सर। ठीक है। तो प्रणाम। हाँ, प्रणाम। अच्छा, चलो सर निकले।